गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अपनी केमिस्ट्री की क्लास में अपन ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा था सॉल्यूशन, जिसमें अपन कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके थे। अपना जो टॉपिक चल रहा था हेनरी का नियम, और हेनरी के नियम के बारे में अपन ने समझ लिया था और अपन ने कल हेनरी स्थिरांक तक बता दिया था। तो हेनरी स्थिरांक का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ तक अपन ने लिख लिया था उसके बाद हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए आंशिक दाब व मोल भिन्न अवयव के मोल भिन्न के मध्य में एक आरेख या ग्राफ खींचा जाता है, जिसमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और सीधी रेखा का जो ढाल होता है वो हेनरी स्थिरांक के बराबर होता है। हेनरी स्थिरांक का मान ताप पर, दाब पर व विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जहाँ तक अपन ने कल लिखा था उसी के नीचे अपन को नोट करना है। हेनरी स्थिरांक की गणना अवयव के मोल भिन्न या मोल अंश जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, मोल भिन्न व आंशिक दाब के मध्य ग्राफ खींचकर की जाती है। हेनरी स्थिरांक की गणना अवयव के मोल भिन्न व आंशिक दाब के मध्य ग्राफ खींचकर की जाती है। ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसका ढाल हेनरी स्थिरांक, और हेनरी स्थिरांक को रिप्रेजेंट किया था kh से, जिसका ढाल हेनरी स्थिरांक के मान के बराबर होता है। मान के बराबर होता है। अपन इसके आरेख को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ अपन ने लिख दिया गैस का आंशिक दाब, और यहाँ लिख दिया गैस का मोल भिन्न। तो अपन ने आरेख किसके बीच में खींचा है? मोल भिन्न के बीच में और आंशिक दाब के बीच में। आंशिक दाब और मोल भिन्न के बीच में आरेख खींचा है, और ये कह रहा है आरेख का ग्राफ खींचने पर कौन सी रेखा प्राप्त होती है? सीधी रेखा। तो अपन ने एक सीधी रेखा ग्राफ के अंदर, और इस सीधी रेखा का जो स्लोप है, स्लोप को बोलते हैं ढाल, और ये ढाल किसके बराबर होता है? kh, हेनरी स्थिरांक के बराबर। आरेख आप बना सकते हो।
और इसी के नीचे एक लाइन और लिखनी है कि हेनरी स्थिरांक का मान ताप, गैस तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये हेनरी का नियम कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपनी नई हेडिंग होगी हेनरी के नियम की सीमाएं, या मैं बोल सकता हूं लिमिट ऑफ हेनरी रूल्स, हेनरी के नियम की सीमाएं या कमी। देखो हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं, पहले ध्यान से सुनोगे। देखो हेनरी का नियम तब लागू होगा जब दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात एक लिमिट प्रेशर तक ही हेनरी का नियम लागू होता है। इसके बाद हेनरी का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि हेनरी ने क्या बताया था कि विलेयता होती है जो उस पर लगाए गए दाब की क्या होती है, समानुपाती। इसका मतलब हो गया कि आप दाब बढ़ाए जाओ, विलेयता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दाब जितना अधिक बढ़ाओगे विलेयता उतनी अधिक बढ़ेगी, लेकिन एक निश्चित सीमा तक बढ़ेगी। लेकिन जब वो विलयन संतृप्त हो जाएगा उसके बाद दाब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब एक निश्चित दाब तक ही किसका नियम लागू होता है, हेनरी का। तो इसका मतलब पहली इसकी कमी ये हो गई, या इसकी पहली सीमा ये हो गई कि हेनरी का नियम उच्च दाब पर कार्य नहीं करता है। यह सीमा में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि विलयन में दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा कि ताप है जो बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब तो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और ताप टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। जब किसी गैस को अपन द्रव में मिलाए तो उस गैस का उस द्रव में या विलायक में आयनन या संगुणन नहीं होना चाहिए। चौथा जो इसकी कम सीमा है, लिमिट है, चौथी सीमा है इसकी कि विलयन तनु होना चाहिए, अर्थात तनु होना चाहिए, इसका मतलब अधिक सांद्र नहीं होना चाहिए। ये सब किसके नियम की सीमाएं हैं, हेनरी के नियम में। एक एक करके नोट लिखेंगे। पहली सीमा, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, विलयन तनु होना चाहिए,
डाइल्यूट होना चाहिए सॉल्यूशन, अर्थात ये कह सकते हैं कि विलयन अधिक सांद्र नहीं होना चाहिए। गैस का विलायक में आयनन या संगुणन नहीं होना चाहिए। ये लिमिट्स ऑफ हेनरी रूल्स, हेनरी के नियम की सीमाएं। अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आयनन या संगुणन का मतलब हो गया अर्थात गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। ये 4 कमी है। और इसके बाद में हेडिंग लिखोगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी रूल्स, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ध्यान से सुनोगे और समझोगे पहले हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है। देखो, अपन शीतल पेय पदार्थ होते हैं, शीतल का मतलब ठंडे पेय का मतलब पीने वाले, जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, शीतल पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स। तो आपको पता होगा कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स का आपने ढक्कन खोला होगा तो ढक्कन खोलने पर एक गैस निकलती है प्रेशर से, वो गैस होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस गैस को उसके अंदर किसके द्वारा, उस द्रव के अंदर गैस को किस प्रकार से मिलाया होगा, उस गैस को उस द्रव में उच्च दाब के द्वारा मिलाया गया, जो कौन से नियम की सहायता से, हेनरी के नियम की सहायता से। तो पहला पॉइंट इसके अंदर हो जाएगा कि शीतल पेय पदार्थों में CO2 गैस उच्च दाब लगाकर डाली जाती है। दूसरा, एक रोग होता है एनॉक्सिया रोग क्या होता है, ध्यान से सुनो।
एनॉक्सिया रोग। एनॉक्सिया रोग क्या होता है कि कुछ आदिवासी जनजाति उच्च स्थानों पर, पहाड़ों पर निवास करती है। उच्च स्थानों पर, उच्च स्थान मतलब जो स्थान ऊंचे हो, जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं पहाड़। तो पहाड़ पर रहने वाले व्यक्ति में वायुमंडल के द्वारा लगने वाला दाब होता है जो क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। अर्थात अपने ऊपर जो वायुमंडल का या गैसों का जो दाब लग रहा है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे वायु दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों पर वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब वायु दाब कम हो जाएगा तो आपके रुधिर में जो ऑक्सीजन गैस का होगा वो मिश्रण, देखो रुधिर के अंदर ऑक्सीजन पहले से ही बहुत कम मात्रा में घुलती है, लेकिन समुद्र के अंदर, गहराई के अंदर चले जाए उस कंडीशन में तो गैस रक्त के अंदर बहुत अधिक मात्रा में मिल जाएगी। और अपन उच्च स्थान पर चले जाए तो उस कंडीशन में जैसे जैसे दाब कम होता जाएगा तो विलयता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्योंकि अपन ने ये तो पढ़ा है हेनरी के नियम में कि दाब जितना अधिक होगा गैसों की विलयता उतनी क्या होगी, अधिक होगी, और दाब जितना कम होगा गैसों की विलयता उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऊंचे स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों के अंदर क्या होता है कि वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाते हैं, उनकी मानसिक चेतना क्या हो जाती है, घटती जाती है। उस रोग को कौन सा रोग कहते हैं, एनॉक्सिया रोग। और ये रोग किन व्यक्तियों में होता है, जो कहाँ रहते हैं, पहाड़ों पर, ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। उसका कारण है कि रुधिर में ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन गैस की विलयता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो लिखोगे एनॉक्सिया रोग में ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों में यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में व्यक्ति कमजोर व मानसिक चेतना भी कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर गैस या वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिसके कारण रुधिर में ऑक्सीजन की विलयता, ऑक्सीजन की विलयता घट जाती है। और इसी के कारण ये रोग उत्पन्न होता है, जिस रोग का नाम है एनॉक्सिया। ये नोट कर लिया। तो
अगला रोग है अपना बैंड्स रोग। हेनरी के नियम का तीसरा अनुप्रयोग। बैंड्स रोग। देखो बैंड्स रोग क्या है, बैंड्स रोग कैसे होता है इसको भी अपन हेनरी के नियम की सहायता से समझ सकते हैं। आपने क्या कहा, क्या देखा है कि जैसे ये भूमि तल है, अपने सतह जमीन का तल है और ये यहाँ पर वायुमंडल है, ये अपना क्या है वायुमंडल है, और भूमि तल से नीचे मानो कि कहीं ये समुद्र है, पानी जो गहराई में उपस्थित है, ये समुद्र। तो अपन यहाँ भूमि की सतह पर है, जैसे जैसे भूमि की सतह से ऊपर जाते जाएंगे तो गैसों की मात्रा या वायुमंडल के द्वारा लगाया गया दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो नीचे से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। नीचे से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। और अपन भूमि तल से गहराई में चले जाएं, मतलब और नीचे चले जाएं, तो उस कंडीशन में वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। जब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो बताओ गैसों की विलेयता घटेगी या बढ़ेगी। दाब घटेगा तो हेनरी का नियम ये कहता है कि विलेयता भी क्या होगी, घटेगी, विलेयता घटेगी। और जब दाब बढ़ेगा तो हेनरी का नियम ये कहता है कि विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी। तो अपन ने एनॉक्सिया रोग तो पढ़ लिया कि जब भूमि तल से अपन कहाँ रहे ऊंचे स्थान पर, तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे रुधिर का मतलब अपने रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि रुधिर एक द्रव है और ऑक्सीजन एक क्या है, गैस है। और हेनरी के नियम में अपन ने पढ़ा था कि जैसे जैसे दाब क्या होगा, घटेगा, तो गैसों की विलेयता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और उसके कारण व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है, और इसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, एनॉक्सिया। कौन सा रोग हो जाता है, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया रोग कब होगा, जब व्यक्ति भूमि की सतह से कहाँ निवास करे, ऊपर पहाड़ों पर निवास करे, तो लंबे समय तक निवास करने पर रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, एनॉक्सिया। अपन बात कर रहे हैं बैंड्स रोग। बैंड्स रोग क्या होता है, देखो जब अपन भूमि की सतह से नीचे की तरफ जाए, अर्थात जैसे आपने देखा होगा समुद्र में गोताखोर होते हैं, जो भूमि की सतह से समुद्र में बहुत नीचे गहराई तक चले जाते हैं, तो भूमि की सतह से नीचे की तरफ जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो अपने रुधिर में बहुत सारी गैसें होंगी, उनकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अर्थात गैसों की विलेयता रुधिर के अंदर क्या होगी, बढ़ गई। लेकिन जैसे ही अपन उस समुद्री तल से भूमि की सतह की ओर आते हैं, मतलब ऊपर की ओर आते हैं, तो दाब पुनः क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। दाब घटने लगेगा तो गैस कहाँ निकलने लगेगी, रुधिर से बाहर निकलने लगेगी। तो उसी कंडीशन में एक गैस होती है नाइट्रोजन। जब अपन समुद्र की गहराई से भूमि की सतह के ऊपर की ओर आए तो नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है, जो रुधिर में या ऊतक कोशिका और टिश्यूज में रुकावट उत्पन्न करती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग को कौन सा रोग कहते हैं, बैंड्स रोग। तो नाइट्रोजन गैस किसके रूप में निकलती है, बुलबुलों के रूप में। कब निकलेगी, जब अपन समुद्र की गहराई से कहाँ पर आए, भूमि की सतह की ओर, क्योंकि समुद्र की गहराई से जब भूमि की सतह की ओर आएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटने लगेगा,
और जब दाब घटने लगेगा तो जो अधिक विलयशील गैस थी वो पुनः कहाँ निकलने लगेगी, बाहर निकलने लगेगी, जिसमें से कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस भी बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जो रुधिर में या ऊतक कोशिकाओं में रुकावट उत्पन्न करती है, जिससे श्वास लेने में समस्या आती है, शरीर में पीड़ा होती है, दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है और उस दर्द के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग को कौन सा रोग कहते हैं, बेंस रोग। तो लिखोगे बेंस रोग के बारे में, बेंस रोग के बारे में नोट करेंगे। तीसरा अनुप्रयोग था अपना बेंस रोग। लिखोगे समुद्री गोताखोर जब समुद्र की गहराई में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडलीय दाब बढ़ जाने के कारण रुधिर में गैसों की विलयता, रुधिर में गैसों की विलयता बढ़ने लगती है। और जब गोताखोर पुनः समुद्र की गहराई से भूमि सतह की ओर आने लगता है तो वायुमंडलीय दाब घटने के कारण रुधिर से गैसें निकलने लगती है। जिसमें नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। जो रुधिर में रुकावट या बाधा उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्ति को पीड़ा या दर्द होने लगता है। जिसे बेंस कहते हैं।
जिसे बैंड्स कहते हैं। इस प्रभाव से बचने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करते हैं। जिसमें 11.7% हीलियम गैस का मिश्रण होता है। नोट करोगे इसको। नोट कर लिया हो तो अपना हेनरी का नियम हो गया। हेनरी के नियम की सीमा हो गई और हेनरी के नियम के अपन ने अनुप्रयोग पढ़ लिए। अब इसी के साथ अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। देखो वाष्प दाब किसे कहते हैं। सबसे पहले वाष्प दाब की परिभाषा के बारे में सुनोगे। निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। वाष्प के अणुओं द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। और ये दाब लगता है वाष्प का जो द्रव की कहाँ लगता है? सतह पर। तो इसकी परिभाषा करने क्या होगी कि निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। तो परिभाषा नोट करेंगे वाष्प दाब की। निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर
द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। निश्चित ताप पर प्रत्येक निश्चित ताप पर निश्चित द्रव के लिए वाष्प दाब निश्चित होता है। मतलब अलग अलग द्रवों के लिए वाष्प दाब अलग अलग होता है। इसके बाद अगला टॉपिक अपन लिखेंगे, एक लाइन में लिख ले। वाष्प दाब एक सतही या पृष्ठीय प्रक्रिया है। सतही या पृष्ठीय प्रक्रिया है, अर्थात वाष्प दाब की प्रक्रिया कहाँ होती है? पृष्ठ पर, या कह दे अपन किस पर होती है? सतह पर। अब इसके बाद वाष्प दाब के बारे में तुमने देख लिया। अब हेडिंग लगाओगे वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ दो शब्द अपने इस चैप्टर में यूज आएंगे, एक अवनमन और एक उन्नयन। अवनमन का मीन्स होता है कमी और उन्नयन का मीन्स होता है वृद्धि। तो आपको इससे टॉपिक से इसकी परिभाषा समझ में आएगी कि वाष्प दाब में अवनमन मीन्स वाष्प दाब में होने वाली कमी को ही अपन क्या कह देंगे? वाष्प दाब में अवनमन। अब वाष्प दाब में कमी किस प्रकार से आई? तो आप जानते हैं कि एक विलयन होता है, द्विअंगी विलयन, वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक तो अपन ने मान लिया विलय और एक अपन ने मान लिया क्या है? विलय। विलय और किससे मिलकर बना होता है? विलायक से। यदि किसी विलयन में विलय को ले लिया जाए अवाष्पशील, क्या ले लिया जाए? अवाष्पशील, और विलायक को अपना वाष्पशील। मीन्स इसका मतलब क्या है? विलायक को ऐसा होना चाहिए जिसकी वाष्प बन सके और विलय ऐसा होना चाहिए जिसकी वाष्प नहीं बने। अवाष्पशील का मतलब जिसकी वाष्प नहीं बने और वाष्पशील का मतलब जिसकी वाष्प बन जाए। तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से देंगे कि जब किसी, पहले समझोगे बाद में नोट करोगे, कि जब किसी विलायक में या वाष्पशील विलायक में, वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ
वाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। अतः वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अब वापिस समझोगे इसको। अपन कह रहे हैं कि विलयन किससे मिलकर बना, विलय और विलायक से। अपन परिभाषा देना चाहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, मतलब कि वाष्प दाब में कमी। तो वाष्प दाब में कमी किस प्रकार से हो सकती है कि जब किसी विलायक में क्या मिला दिया जाए, अवाष्पशील विलय। बताओ, जो विलायक को और विलय को मिलाओगे तो विलयन ही तो बनेगा। तो अपन कह रहे हैं कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया जाए तो विलयन का, इन दोनों से क्या बना है, विलयन का। तो विलयन का जो वाष्प दाब है, अर्थात इसका जो वाष्प दाब है वो किसकी तुलना में कम हो जाएगा, विलायक की तुलना में भी कम हो जाएगा। तो बताओ, पहले की तुलना में वाष्प दाब में कमी आई है नहीं आई है, कमी आई है। तो अर्थात अतः वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही अपन क्या कहेंगे, वाष्प दाब अवनमन। तो सबसे पहले वाष्प दाब अवनमन की परिभाषा नोट करो, फिर अपन समझाते हैं कि वाष्प दाब में कमी क्यों हुई। तो हेडिंग लगा लिया आपने वाष्प दाब में अवनमन, तो इसकी परिभाषा नोट करो।
देखो वाष्प दाब में होने वाले इस कमी को अपन एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे। ये एक अंदर पात्र है और पात्र को अपन ने बंद कर रखा है बेलजाल से। इसके अंदर अपन ने कोई द्रव ले रखा है और वो द्रव अपन ने ले लिया कि कोई शुद्ध विलायक है। इस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है? शुद्ध विलायक। और इस वाले पात्र के अंदर शुद्ध विलायक के साथ साथ अपन ने अवाष्पशील अशुद्धि भी मिला दी। अवाष्पशील विलय और प्लस इसमें क्या मिला रखा है? विलायक। ये विलायक था, वही विलायक यहाँ है, लेकिन इसके अंदर अपन ने विलायक तो है ही नहीं, उसके साथ साथ क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलय भी मिला दिया। देखो जब इन्हें गर्म किया जाता है, इसे जब क्या किया जाए? गर्म किया जाए, तो गर्म करने पर बेलजार है, बेलजार से वाष्प तो बाहर निकल नहीं सकती। जो भी वाष्प होगी वो बेलजार की ऊपरी सतह पर क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। तो यहाँ इसकी क्या बन गई? वाष्प बन गई गर्म करने। लेकिन यहाँ पर विलायक तो है ही, लेकिन विलायक के साथ अपन ने क्या मिला रखा है? अवाष्पशील विलय। तो यहाँ पर मैंने बताया था वाष्प दाब के अंदर जो पॉइंट बताया था उसमें एक लाइन ये लिखाई थी कि वाष्प दाब या वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है वो एक पृष्ठीय या सतही प्रक्रिया होती है। अर्थात जो वाष्प बनती है वो कहाँ पर बनती है? ऊपरी सतह पर, या किस पर बनती है? पृष्ठ पर बनती है। ये इसका क्या हो गया? पृष्ठ हो गया। वाष्पन की प्रक्रिया होती है जो एक सतही या पृष्ठीय प्रक्रिया होती है। देखो यहाँ से तो गैस के कण के रूप में वाष्प दाब बाहर निकलेगी और ऊपर जमा हो जाएगी, लेकिन यहाँ इस पृष्ठ पर कौन से पदार्थ आ जाते हैं? अवाष्पशील पदार्थ आ जाते हैं। कुछ स्थान अवाष्पशील पदार्थ घेर लेते हैं, जिसके कारण जो शुद्ध विलायक था जिसकी वाष्प बननी थी वो इसको मतलब पर्याप्त जगह या स्थान नहीं मिल पाता है, क्योंकि कुछ स्थानों पर क्या आ गई? अवाष्पशील पदार्थ, और अवाष्पशील पदार्थों की क्या नहीं बन सकती? वाष्प नहीं बनती है। तो यहाँ से जो शुद्ध विलायक की वाष्प दाब बनती, उनको निकलने का स्थान या पृष्ठीय सतह क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब सतही क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पहले प्रयोग में तो वाष्प बनेगी जो क्या बनेगी? अधिक बनेगी, और दूसरे प्रयोग में जो वाष्प बनेगी वो क्या बनेगी? कम बनेगी, कम वाष्प। अर्थात वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी। किसके कारण? जब अपन ने विलायक में क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो उसके कारण वाष्प दाब में क्या हुई? कमी हुई। इस कमी को ही हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब अवनमन। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, अपन ने मान लिया कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है। क्या मान लिया? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है। और जब अवाष्पशील विलय अपन ने उसके अंदर मिला दिया तो क्या बन गया? विलयन। तो माना विलयन का वाष्प दाब अपन ने मान लिया P है। विलयन का वाष्प दाब क्या मान लिया? P। अब बताओ अधिक वाष्प दाब शुद्ध विलायक का है या विलयन का है? तो आपको पता है कि अधिक वाष्प दाब किसका है? शुद्ध विलायक का। तो उस कंडीशन में अपन वाष्प दाब में कितनी कमी हुई तो उसका पता करने के लिए क्या करते कि अधिक में से किसको घटा दे? कम को। तो जितनी कमी होगी वो किसके बराबर आ जाएगी? वाष्प दाब अवनमन के बराबर। तो मैं वाष्प दाब अवनमन को किस प्रकार से लिख सकता हूं? वाष्प दाब अवनमन, जिसे डेल्टा P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अधिक में से किसको घटा दे? कम को। या मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दूं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का
वाष्पदाब माइनस विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब। तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब किसे रिप्रेजेंट किया है P0 से, और विलयन के वाष्पदाब को किससे रिप्रेजेंट किया है P से। तो ये किसको बताता है, वाष्पदाब में अवनमन को। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस के P, जहां P0 है वो किसके वाष्पदाब को बता रहा है, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब को। P है जो किसके वाष्पदाब को बता रहा है, विलयन के वाष्पदाब को। और डेल्टा P है जो किसको बता रहा है, वाष्पदाब में अवनमन को। पहले चित्र बनाओ फिर इसी के नीचे अपन लाइन लिख सकते हैं, वाष्पन एक पृष्ठीय प्रक्रिया है जिसके कारण अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर ये द्रव के पृष्ठ पर कुछ स्थान को घेर लेते हैं, जिससे वाष्पन की दर में कमी आ जाती है। इसलिए विलयन का वाष्प दाब
शुद्ध विलायक की तुलना में शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। यह अपन ने वाष्प दाब में अवनमन पढ़ लिया। आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।